Hello, my dear students, my evaluations, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of Standard 12th, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आपका जो हिंदी का पाठ्य विषय है, मतलब पाठ्य किताब है, उसमें से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट केस दे देने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो बता देने के लिए। तो देखिए, मैं शुरुआती जो चैप्टर था आपको बताया, उसके बाद का जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने मुझे लिखा, उस हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूं। दूसरा जो अध्याय आपका था वो था उसने कहा था, उसके बारे में आज मैं यहां थोड़ा रोशनी डालूंगा। देखिए, उसने कहा था जो था, ये उसने कहा था लिखा हुआ है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, स्वर्गीय पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे ही अमर यशस्वी रचनाकारों में गिने जाते हैं और जो अपनी एक ही रचना की बदौलत अमर, मतलब यूं कहा जाए कि हमारे लिए, हमारे दिल में अमर हो गए, अपार ख्याति पाने में सफल रहे। ये जो उनका मतलब रचना जो है उसने कहा था, ये हम आगे बताएंगे आप लोगों को धीरे धीरे, लेकिन ये मतलब रचना के बदौलत उनको अपार ख्याति मिली। गुलेरी जी बालपन से ही बड़े सजग और मेधावी विद्यार्थी थे। कवि सुलभ भावुकता तथा सामाजिक चेतना उनमें प्रचुर मात्रा में थी, जिनके प्रमाण है उनकी अमर रचनाएं। उनकी लिखी सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा नामक ये जो कहानियां है, पहले उन्होंने जो लिखा था वो थोड़ा सामान्य स्तर का रहा, किंतु उसने कहा था ये जो उन्होंने लिखा रचना, ये हर दृष्टि से तहलका मचा दिया, चारों तरफ बहुत ही मतलब प्रसिद्धि प्राप्त किया ये रचनाओं का। देखिए, उसने कहा था, यूं कहा जाए, इसके बारे में मैं सारांश आप लोगों को बताऊंगा। कहानी का बुक्स है तो इसमें आप लोग तो पढ़ लेंगे हिंदी, लेकिन इसका सारांश मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से बता देने का। उसने कहा था एक ऐसा, मतलब इसका शुरुआती जो है कुछ पहला पर्व जो है, जहां ऐसा उन्होंने लिखा कि कुछ एक युवा, जिसको कहा जाए युवा, मतलब और एक युवा बालक और बालिका दोनों ही अमृतसर, मतलब कहानी का प्रारंभ यूं कहा जाए कि अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से शुरू होता है ये कहानी। दोनों ही बालक बालिका अपने मामा घर आए हुए थे और वहां पर बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे। बालक मुस्कुराकर बालिका से ये पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई मतलब सगाई। ऐसे मजाकिया रूप से वो बालक बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धक कहकर दौड़ के भाग जाती है और लड़का मुंह देखता रह जाता है, ऐसे ही हक्का बक्का रह जाता है। और ये क्रम जो है बालक बालिका के बीच का, ये चलता रहता है। मतलब 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहता है कि वो लोग आपस में जाते हैं और दुकान में टकराते हैं, मिलते हैं, फिर ये एक ही बात बालक जो है बालिका से लगातार पूछता रहता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? और वो वहीं से धक कहकर निकल जाती है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दे दिया। यानी लड़का जो बार बार पूछता था उसका विरुद्ध उसे आंसर मिला, यानी उत्तर मिला। और उसने बोली, वो बालिका क्या बोली, वो लड़की क्या बोली? हाँ, हो गई है। इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर बालक यानी वो लड़का थोड़ा चौंक पड़ता है और पूछता है, कब कब हुआ है? जिसके उत्तर में वो लड़की क्या बोलती है कि कल। देख के समझ में नहीं आया ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू? तो ये उसने कहता है कि तुम्हें देखकर भी समझ में नहीं आया। ये कहकर वो दौड़कर वहां से भाग जाती है। और ये इतना कहना था कि बालक के मन में ये चीज आ जाता है, वो थोड़ा सा, जिसको हम कहें कि कंफ्यूज हो जाना, यानी मतलब क्या कहे ना कहे ये सोचकर वो चुप रह जाता है। परंतु लड़के के ऊपर मानो एक तरह से यूं कहा जाए कि वज्रपात होता है, वो चौंक पड़ता है और
उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा अपने आप में खो जाता है। वो यहाँ जो है रचनाकार यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बखूबी से ये बताया है कि वो इस तरीके से बौखला जाता है लड़का कि कभी किसी को धकेल देता है, कभी किसी को नाली में गिरा देता है, कभी किसी का छाबड़ी जो है गिरा देता है, किसी कुत्ते को उठाकर पत्थर से मारता है, थोड़ा सा बौखला जाता है वो लड़का। और यूं कहा जाए थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव जिसको कहा जाता है, उत्तेजित होकर कुछ इस तरह का बर्ताव वो शुरू कर देता है और कभी लोगों से गाली भी खा लेता है। ये जो था ना, ये एक पर्व में उन्होंने, रचनाकार हमारा जो गुलेरी जी हैं, उन्होंने इसका बखान किया है। यहां पर जो है प्रथम पर्व जो है वो खत्म हो जाता है, यानी इस जो हिस्से का जो भाग था वो यहां पर खत्म हो जाता है। अब ये कहानी घूमकर चला जाता है, यानी नाटकीय ढंग से जिसको कहा जाए, कहानी का एक समाप्त होना, पहला अध्याय। और फिर ये देखा जाता है कि दूसरे अध्याय में क्या आता है। देखिए, बालक का जो नाम था वो था लहना सिंह, और बालिका बाद में एक सूबेदारनी के रूप में सामने आती है हमारे सामने। होता यूं है कि वही बालक यानी 25 वर्ष बाद, आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल बाद वो बालक जो है, यानी ये कहानी का दूसरा पर्व जो है सामने आता है, शुरू होता है। आप लोग जब कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा। वो बालक जो है, एक तरह से यूं कहा जाए कि युवा होकर वो जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों में वो भर्ती होता है। और अब वो नंबर 77 राइफल्स, जो रेजिमेंट्स जो जिसका नाम होता है 77 राइफल्स में, वो वहां पर क्या है, जमादार है, यानी वो सैनिक में भर्ती हो जाता है। और जर्मनी के विरुद्ध से लड़ाई लड़ने वाले जितने सैनिक उस समय जा रहा था, तो 77 राइफल्स, वो जो रेजिमेंट जिसको कहा जाए, वहां वो भर्ती होता है जमादार के रूप में। फिर कहानी आगे बढ़ता है। कभी ऐसा माहौल होता है कि वो जमादार यानी वो लहना सिंह जो है, अपना घर किसी कारणवश आता है, अपना जमीन जायदाद की कुछ मुकदमे की बात थी तो वो घर आता है, लेकिन घर आने के बाद ही उसे फिर क्या होता है कि वहां चिट्ठी मिलती है कि फौजी को आता है उसके पास सामने चिट्ठी कि उसे युद्ध पर जाना है। और युद्ध पर जब जाना है तो वहां वो उसी गांव में बगल में ही वहां उस सूबेदार का भी घर होता है। सूबेदार जो है वहां उसका नाम होता है हजारा सिंह। हजारा सिंह जो है वो सूबेदार हैं, और उनके एक बेटे भी हैं जो बोधा सिंह, यानी दोनों ही जो है वो दोनों भी सैनिक है, यानी वहां मतलब युद्ध के लिए उन दोनों के पास भी बुलावा आता है। तो उस समय सूबेदार को पता चलता है कि यहां से इस गांव में, चूंकि जमादार जो है वो जमादार कौन है, लहना सिंह, तो तीनों इकट्ठे वहां से चलने के लिए जाते हैं। तो जमादार सूबेदार के घर जब जाते हैं, यानी लहना सिंह जब सूबेदार के घर जाते हैं, उनके गांव मतलब रास्ते में ही पड़ता था, तो एक साथ तीनों मिलकर उधर जब युद्ध की तैयारी के लिए वो जाने वाले थे, जब जाते हैं उनके घर में, तो वहां पर सूबेदार लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टर में तो वो कभी रहा नहीं था। तो वहां वो क्वार्टर में जाता है, देखता है, जब वो अंदर जाता है मिलने के लिए यानी सूबेदार से, तो वहां पर वही सूबेदारनी मतलब उसके सामने आती है, जहां पर सामने जब वो देखता है तो उसे तो वो चीज याद नहीं होता, लेकिन सूबेदारनी वही वाक्य दोहराती है कि कुरमाई हो गई वाली वाक्य को वो दोहराकर उसे याद दिलाती है, जो 25 साल पहले की बात है। और उस वक्त यानी देखिए यहां पर जो मतलब रचनाकार यानी गुलेरी जी जो लिखे हैं बखूबी से, कि उस समय जो बालक मन का जो प्रेम था, प्रेम भाव, यहां पर पुनः वो जागृत होता है। और उसी चीज को वो बालिका जो आज युवती बन यानी सूबेदारनी है, वो उसे किस लिए कहती है, क्योंकि उसके पति और पुत्र दोनों ही युद्ध पे जा रहे हैं। वहां पर वो सूबेदारनी उससे आंचल फैलाकर भीख मांगती है, और वो याद दिलाती है कि आपको याद होगा जब वहां हम लोग मिले थे, उस वक्त आप किस प्रकार से मुझे, एक बार ऐसा मौका आया था कि घोड़े के लातों से आपने मुझे बचाया था, मेरी रक्षा की थी। आज मैं आंचल फैलाकर आपसे अपने पुत्र और पति का जीवन मांगता हूं कि आप सामने रहकर उन दोनों का जीवन का रक्षा करेंगे। और जब वो मांग लेती है इस बात को, तो यहां पर यानी जो जमादार यानी लहना सिंह जो है वो इस बात को दिल से लगा लेता है और चुपचाप युद्ध में चला जाता है। फिर जब युद्ध शुरू होता है तो वहां पर युद्ध भूमि पर सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को वो अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाते हैं। एक बार ऐसा मौका आता है,
तो वो वहां पर सेना में लड़ते हुए उन सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राणों का मतलब चिंता नहीं करते हुए उसका जान वो बचाते हैं और खुद घायल हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और घाव को वो किसी को कुछ नहीं बताते हैं। कसकर वहां एक पट्टी बांध लेते हैं वो कसकर और लड़ाई लड़ते हैं उसी अवस्था में और सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हैं। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद इस तरह से युद्ध चलता है और फिर शत्रु पक्ष का पराजय होता है। पराजय के बाद जब उसे लौटना होता है तो वहां पर आकर सूबेदार को वो क्या कहते हैं, देखिए सूबेदार हजारा सिंह के सामने वो आके ये कहते हैं कि आप मतलब पुत्र बोधा सिंह को वो गाड़ी में बैठा देते हैं। कौन बैठा देते हैं? लहना सिंह, यानी वहां पर जो जमादार, तो वो वहां बैठा थे उनके बेटे को और सूबेदार यानी हजारा सिंह को क्या कहते हैं कि देखिए आप जब जाएंगे सुकुशल आप लौट रहे हैं गांव, आप गांव में जाके सूबेदारनी को मेरा ये कहिएगा कि जो उन्होंने मेरा मत्था टेकना, मेरे होकर मेरा मत्था टेकना लिख देना, मुझे कहना और ये कह देना कि जो उन्होंने कहा था वो मैंने यहां पूरा किया। मुझसे जो कहा गया था जितना हो सका मैंने उस चीज को पूरा किया, उस वादे को मैंने निभाया। लेकिन वो किसी प्रकार का कोई राज नहीं खोलता है। ये था एक प्रेम कहानी का एक हिस्सा। लेकिन बाद में क्या होता है कि सूबेदार पूछता रहता है कि बात क्या है, लेकिन वो किसी भी तरीके से कोई राज को नहीं खोलता है उसके सामने पर। फिर वहां वो जब चला जाता है, निकल जाता है, तो खुद आकर बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा, पानी पीता है और कमरा बंद मतलब जो अपना कमर में बंधा हुआ था उसको खोलने के लिए कहता है। जब उसे खोला जाता है तो खून से वो तर था, बिल्कुल घाव काफी गहरा हो चुका था और यूं कहा जाए कि वो उसका मृत्यु यानी मौत जो है बहुत ही पास में था, सन्निकट था। तो उस समय जब वो मरने वाला होता है तो उसके सामने वो सारा चित्र यानी अपना यौवन काल में बचपन का वो सारा चीज जो है मेमोरी में जो कहा जाए स्मृति पटल में वो सारा चीज घूम जाता है और उस घूमने के दौरान उसे यही चीज याद आता है, उसने कहा था जो उसने कहा था मैंने वो चीज पूरा किया। इसलिए इस कहानी का शीर्षक था उसने कहा था। इसके बाद अखबारों में बिल्कुल हर चीज छपता है और फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घाव से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह, उनका नाम छपता है अखबारों में। और इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उनका जो प्रेम जगा था, उसके कारण ही उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्य को स्मरण रख उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, बलि दे दिया, क्योंकि यह उसने कहा था। बात समझ में आया? तो ये पूरी जो कहानी का एक तरह का सारांश रहा ये था कि इसीलिए इस कहानी का शीर्षक जो है वो था उसने कहा था। तो यहां लहना सिंह यही जब मौत को गले लगाता है, जब वो मौत उसके सन्निकट आता है तो सिर्फ उसके दिमाग में यही चीज रहता है कि उसने कहा था। ये उसका मतलब अपना एक प्रेम जिसका वो कभी निवेदन कर भी नहीं पाया था, वो पूर्ण भी नहीं हुआ था, मगर उस प्रेम के लिए उसने अपना जीवन को आहुति में दे दिया, चढ़ा दिया। ठीक है, ये था इस कहानी का सारांश। मेरे ख्याल से मैंने इस पूरी कहानी को आप लोगों को सहज सरल रूप से जितना मुझसे बन पड़ा मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो आज के लिए यह है कहानी, आप लोग इसको पढ़ लेंगे भावार्थ के साथ साथ इसके सारांश को मैंने बताया। आप लोग इसके जो शब्दकोश से जो शब्द हैं उसको पढ़ेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस जो एज यूजुअल मैं हमेशा कहता हूं उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।